ये तस्वीरें आपको याद होंगी और अब ये चर्चित चेहरा भी आपने सोशल मीडिया पर खूब देखा होगा। ये वही चेहरा है जिसने भारत के पड़ोसी देश नेपाल की पूरी राजनीति बदल दी। ये वही चेहरा है जो जेन जी आंदोलन के दौरान काठमांडू का मेयर हुआ करता था और जो नेपाल के युवाओं के दिलों में अपने गीत और संगीत के जरिए गहरी पकड़ बना चुका था। जी हाँ, शख्सियत में आज बात नेपाल के युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह की। नमस्कार, मैं हूं अतुल सिन्हा। नेपाल की राजनीति हमेशा से चर्चा का विषय रही है, खासकर राजशाही के अंत के लिए वहां उठे माओवादी आंदोलन की वजह से और बार बार वहां चलने वाले सत्ता संघर्ष की वजह से, कम्युनिस्टों की आपसी खींचतान की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से और अब पहली बार मध्यमार्गी राजनीति करने का दावा करने वाले इस युवा चेहरे की वजह से। सोशल मीडिया पर इनके वीडियो और रील्स की भरमार आप देख सकते हैं। आखिर क्या है इस नेता बालेंद्र शाह यानी बालेन शाह की हकीकत? यह 35 साल की उम्र में किस किस मुकाम से गुजरे? क्या है इनका दर्शन और काम करने की इन्हें इतनी जल्दी क्यों है? कहीं बालेन बहुत तेज तो नहीं भाग रहे? लेकिन खुद बालेन क्या कहते हैं ये जानना भी जरूरी है, खासकर तब जब वह पहली बार इस भाषण में बोल रहे हैं। पालिका के मेयर के रूप में मैं कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब करूंगा, क्योंकि आप लोग सोचिए, काठमांडू में रहकर मैंने 35 पालिका को एम्बुलेंस दिया, तो संघ सरकार में जाऊंगा तो क्या करूंगा। यहाँ सब लोग समाजवाद की बात करते हैं, मधेश में पूरे देश में समाजवाद की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। समाजवाद कहाँ है? काठमांडू महानगर पालिका हर साल 20,000 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देता है फ्री में। महंगा कॉलेज पढ़ने के लिए फ्री वीजा, फ्री टिकट बिना ढुआ के। विदेश जाने के लिए नहीं, कॉलेज पढ़ने के लिए। आज महंगा स्कूल में, महंगा कॉलेज में वार्षिक 20,000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। वो समाजवाद है। समाजवाद उसी को कहते हैं। आज महंगा हॉस्पिटल में 10% बेड गरीब को मिलता है, वो समाजवाद है। तो जो समाजवाद काठमांडू महानगर पालिका में है, वही समाजवाद सातों प्रदेश में चाहिए, 753 पालिका में चाहिए। आखिर इस युवा नेता में ऐसा क्या है जिसने अचानक सबको इनका दीवाना बना दिया? राजनीति इनके खून में नहीं है, लेकिन क्यों बड़े बड़े राजनेता और तमाम देशों के मुखिया इनके कामकाज के तरीके के इतने मुरीद हो गए? या कहें कि 35 साल के इस नौजवान के कामकाजी शैली को देखकर हर देश का युवा ये कहने को मजबूर हो गया कि काश हमारे नेता भी ऐसे होते तो देश सुधर जाता। खासकर भारत में इस तरह की रील्स खूब वायरल हो रही है। पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। नेपाल के नए पीएम बालेन साहब तो ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे नायक मूवी में अनिल कपूर करते हैं। पावर में आते हैं उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को अरेस्ट करवा दिया, सड़कों से सारे वीआईपी कल्चर खत्म करवा दिया। बालेन की बहन सुजाता शाह भारत में रहती हैं, पेंटिंग करती हैं। अपने भाई के लिए उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि नेपाल का युवा देश छोड़ कर जा रहा है, लेकिन उनका भाई उन्हें वापस ला रहा है। बालेन शाह बालेंद्र से बालेन कैसे बने, इसकी कहानी दिलचस्प है। पिता राम नारायण शाह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और माँ ध्रुव देवी एक होम मेकर। पिता मधेश प्रांत के थे, लेकिन बाद में काठमांडू में जा बसे। उनके सबसे छोटे बेटे बालेंद्र वहीं 27 अप्रैल 1990 को पैदा हुए, यानी अब से कुछ दिनों में वो 36 साल के हो जाएंगे। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। उनके पिता ने कुछ समय पहले एक अखबार को बताया था कि वो भी कविताएं लिखते थे और बालेंद्र को भी बचपन से ही इसका शौक था। बाद में वो रैपर बन जाएंगे, यह परिवार वालों ने भी नहीं सोचा था।
पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहने वाले बालेंद्र ने सिविल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते वक्त अपने देश को बहुत करीब से देखा, समझा। वहाँ की समस्याएं, राजनीतिक स्थितियों और नेताओं की असलियत पर उनकी नाराज़गी झलकती रही। खासकर 2015 में नेपाल में आए भीषण भूकंप के दौरान बालेंद्र बहुत दुखी हुए और मैदान में एक सोशल वर्कर की तरह निकल पड़े। पीड़ितों की हर संभव मदद की। तब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और अपने साथियों के साथ इस काम में जुट गए। नेपाल में उन दिनों हिप हॉप संस्कृति तेजी से फल फूल रही थी। हिप हॉप यानी कविता को रैप की तरह पेश करने और व्यवस्था पर नाटकीय अंदाज में सवाल उठाने वाले गीत। 2006 में वहाँ इस संगीत संस्कृति ने अपनी पहचान बनाई और युवाओं के दिल की धड़कन बन गई। उस दौरान राजसत्ता को पलटने का जो आंदोलन चला, उसी दौरान हिप हॉप का तूफान उठा। बालेन भी कविता के साथ हिप हॉप लिखने और गाने लगे। उन्होंने 2012 में अपना पहला एकल गीत सड़क बालक जारी किया, जिसे उन्होंने तब लिखा जब वह 9th क्लास में थे। यह गीत शहरी युवाओं की मुश्किलों को सामने लाता था। हालांकि उनकी पहचान बनी 2013 में जब YouTube पर एक सीरीज चली रॉ बार्स। उस वक्त के हिप हॉप के दुनिया के मशहूर रैपर यामा बुद्धा ने बालेंद्र को इस शो में इंट्रोड्यूस किया और उन्हें भविष्य का बेहतरीन रैपर किंग बताया। तभी से बालेंद्र बन गए बालेन और उनके गीत युवाओं में बेहद मशहूर होने लगे। वह तमाम मंचों पर परफॉर्म करते और देश के हालात को करीब से देखते। बालेन ने मधेशियों के साथ भेदभाव को भी महसूस किया और अपने निजी जिंदगी के कुछ अनुभवों से भी उन्हें ऐसे भेदभाव से नफरत होने लगी। उन्हें नेपाल में परंपरागत नेताओं और पार्टियों की हकीकत समझ में आई और उन्हें लगने लगा कि ये लोग अपने निजी हितों के चलते और भ्रष्टाचार में डूबे रहने की वजह से उनके देश को बर्बाद कर रहे हैं। बालेन ने अपने गीतों में वो मुद्दे उठाए और असमानता और भ्रष्टाचार का खुलकर विरोध किया। उनका गीत बलिदान इसकी मिसाल है। इस गीत ने उनकी छवि को लोकप्रिय बनाने में खासी भूमिका निभाई। आपको एक घटना और याद दिला दूं। जब बालेन कर्नाटक में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी। ये बात 14 मई 2017 की है। उन्होंने लिखा, मैं इस बार वोट नहीं दूंगा। मैं अभी अपनी पढ़ाई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बीच में हूँ। मुझे पता है कि एक देश को कैसे बनाया जाता है। अगली बार मैं खुद को वोट दूंगा और अपने देश का विकास करूंगा। उस वक्त नेपाल के स्थानीय चुनाव के दौरान उनकी इस पोस्ट को गंभीरता से नहीं लिया गया। सबने इसे एक युवा का गुस्सा बताया। लेकिन यहीं से बालेन की राजनीतिक इच्छा शक्ति का संकेत मिल गया था। इससे पहले जब 2015 में नेपाल में नया संविधान लागू हुआ और नेपाल को 7 प्रांतों में बांटा गया, कोशी, मधेसी, गंडकी, बागमती, लुम्बिनी, कर्नाली और सुदूर पश्चिम, तो नेपाल में फेडरल सिस्टम अपनाया गया, यानी भारत की तरह का गणतंत्र। तब भी बालेन ने इस बदलाव को बेहद गंभीरता से लिया था। नेपाल में पहाड़ी और मधेसी के विभाजन का बहुत सालों से प्रभाव रहा है। मधेसी हमेशा अपने ऊपर भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं। मधेसियों ने भेदभाव के खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन शुरू किया और इस दौरान 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इन सब का गहरा असर बालेन पर पड़ा। फिर अचानक बालेन ने 2022 में काठमांडू के मेयर पद पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बड़े बड़े नेताओं को हराकर काठमांडू के मेयर बने और मेयर बनते ही बुलडोज़र चलाकर काठमांडू से अवैध अतिक्रमण हटा दिया। कई ऐसे फैसले किए जिससे युवाओं और महिलाओं में उनकी खासी पैठ बनी। उम्मीद की एक किरण जगी और जब 2023 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 प्रभावशाली और अगली पीढ़ी के बेहतरीन लोगों में शामिल किया तो बालेन का कद और बढ़ गया। आखिरकार 4 साल के अपने राजनीतिक सफर के बाद बालेन मेयर से नेपाल के पीएम बन गए।
अब तक के सबसे युवा और जेन ज़ी के उम्मीदों पर खरे उतरने वाले। आते ही एक से बढ़कर एक फैसले लिए और आज आप देखिए किस तरह वह सोशल मीडिया पर छा गए। अब यह कहना मुश्किल है कि यह वाकई एक बदलाव का संकेत है या युवा जोश की एक उम्मीदों भरी तस्वीर जो पूरी दुनिया को अपनी राजनीति से बदल देगा। बेशक पूरी दुनिया इस युवा शख्सियत को एक बेहतर कल की तरह ज़रूर देख रही है। शख्सियत में आज इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।